नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा, लिखा हुआ है प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर ऋण लिखा हुआ है अभाज्य या प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं। इन 5 जो प्रथम अभाज्य संख्याएं होती है इनका योगफल पूछा गया है। आप कहेंगे प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी हमारी 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है और फिर 11। प्रथम 5 बोला है, हमने लिख लिया। इन्हीं का योग पूछा है, सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। सिंपल प्रश्न था। चलिए इसका आंसर बताइए कितना होगा। जोड़ लेंगे 5 3 8 2 10, 10 7 17, 17 10 27 और 1 28। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहां पर लिखा हुआ है एक अभाज्य संख्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो पूछा गया है कि अभाज्य संख्या कैसी होती है, तो अभाज्य संख्या धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या धनात्मक संख्याएं होती हैं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, या ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर धनात्मक संख्या लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी नंबर को टिक करके आएंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया है 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या समझते हैं ना, जैसे 16 हमारा पूर्ण संख्या है, ये वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा। 81 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो हमारा कितना आता है, 9 आता है। ये हमारे सब पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है ना। 81 हो गया इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके लास्ट में कभी भी ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके लास्ट डिजिट जो है वहां पर 2 3 7 8 नहीं होगा। ठीक है ना, अगर 2 3 7 8 नहीं होगा, ये तो आप बिल्कुल रखिए, पूर्ण वर्ग संख्या में ये नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए 2 यहां पर है, 8 है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहां पर 4 और 9 यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कंफर्म है कि जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा जो भी नंबर बचे हुए हैं वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे 81 में देखो 1 आता है, अगर हम 91 लिख देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये फिक्स है, ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, जल्दी से लगा देंगे। बाकी आपको लगाना है तो फिर देखिए यहाँ पर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिएगा, 9 9 7 बार। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही होंगे, 4 5 6 7। अब इसके बाद इसका वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल निकालने में जो रिमाइंडर आए, जो शेष फल आए, इसमें से घटा देना, तो यही संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थानीय मान से रिलेटेड पूछा गया है। 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। चलिए स्थानीय मान का सवाल है, जवाब दीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है 1715.271। दशमलव के बाद इधर अलग होगा और इधर अलग होगा। जब दशमलव नहीं लगा होता, अगर हम केवल पूछते 1715 में 7 का स्थानीय मान कितना होता तो आप कहते 700 होगा। अगर हम 1 का पूछते तो कहते थे 10 होगा। एक का, अगर इस वाले 1 का पूछते तो 1000 होगा, है ना, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन दशमलव वाले केस में देखिए, ये जो दूसरा वाला है ना, इसमें दशमलव 7 का निकालना है, आपको इधर से काउंट करना है। दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2, तो बस आपको क्या करना है, 0.07 लिख देना है। ठीक है ना, और इन्हीं में इसका अंतर पूछा गया है। तो 700 में से 0.07 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 693.93। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर 1 के स्थानीय मान पूछते 0.001 हो जाता, अगर हम 2 का पूछते 0.2 हो जाता। यानी कहने का मतलब, इधर से काउंट करिएगा, जितने दशमलव जितने अंक के बाद आए उतने ही उसको दशमलव में लिख दीजिएगा, आपका स्थानीय मान दशमलव वाला निकल आएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर होगा। देखिए अंकित मान होता क्या है, पहले आप समझ लीजिए। अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं, एक उसका दूसरा नाम क्या है, जातीय मान है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका फेस वैल्यू होता है।
और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होता है। तो जातीय मान अंकित मान होता क्या है दोस्तों, जैसे 7 पूछा गया है ना, तो इसका अंकित मान कहिए जातीय मान 7 ही होगा। जिस नंबर का पूछा जाता है वही नंबर ही उसका अंकित मान होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका स्थानीय मान पूछेंगे तो आप कहेंगे 5 के बाद इधर 2 अंक हैं यानी 500 हो गया, ठीक है। इधर 500 आया है, इधर 7 आया है, अंतर पूछा गया है, 500 में से 7 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 493 आएगा, जो कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान के सवाल आपके पेपर में आते हैं। इसको देखिए सिंपल सवाल है, 6 का स्थानीय मान पूछा गया है, यहाँ पर निकालेंगे तो 6000 हो जाएगा। इसके आगे 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा देंगे। 4 का अंकित मान यानी 4 इसमें घटा देंगे तो 5996 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहां पर देखिए पूछा गया है 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। मतलब सभी के स्थानीय मान निकालिएगा 5 का और योगफल यानी जोड़ देना है तो आंसर निकाल आएगा। इसमें अगर हम 5 का स्थानीय मान बोलेंगे तो आप कहेंगे 50 आएगा। इसका अगर 5 के स्थानीय मान बोलेंगे तो 5000 आएगा। और इसका अगर हम बोलेंगे तो 5 के बाद यहाँ पर 5 के बाद 2 जीरो आएगा ना, 2 अंक है, 500 आएगा और इसका आएगा 5000, ठीक है ना, ये आएगा। अब इन सब को जोड़ लेंगे तो आपका स्थानीय मान जो है निकल आएगा। जोड़ेंगे तो 5550 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न अगला है, चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। संख्या n को दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम क्या होगा। पहले सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है और जैसे प्रश्न में कहे वैसे करिए। संख्या n को दुगुना करके यानी 2n कर दीजिए। हमने माना संख्या n है, n बोला भी है, दुगुना करके उसमें y जोड़ दीजिए, हमने y इसमें जोड़ दिया। y जोड़ने के बाद इसी परिणाम को 2 से भाग करते हैं, तो हमने 2 से भाग कर दिया। परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या घटाई जाती है, यानी वास्तविक संख्या फिर से n अलग घटाइएगा, इसी में मत घटा दीजिएगा। इतना तो एक अलग है ना, ये भाग देने के बाद इसके अलग घटा दीजिएगा। बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए। इसके नीचे 1 ले लीजिए, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व होगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन बना लिया है। तो फ्रैक्शन वाले सवाल हमेशा एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 एक का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आएगा। और यहाँ पर हमारा ऊपर कितना आएगा, 2n प्लस वाई आएगा, ऐसे प्लस है, 2n प्लस वाई आएगा। और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 2n, ये माइनस लगा है ना, माइनस का 2n, ये कैंसिल हो जाएगा और y/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से स्थानीय मान का एक प्रश्न आ गया है। स्थानीय मान, अब 6 का स्थानीय मानों का योगफल पूछा है, तो जहाँ जहाँ 6 है इसका स्थानीय मान 6 होगा। इसका कितना होगा, 6 के बाद डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका निकालेंगे तो 6 के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है ना, तो 6 के बाद 4 जीरो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। अब स्थानीय मान पूछा गया है तो इन सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आंसर बताइए इसका क्या आएगा। 63,600 जोड़ेंगे तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, आपका 60,606 आ जाएगा, ठीक है ना। 60,000 तो पहले ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए क्या होगा। 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो हजारवां मान पूछा गया है, अब ऐसे किया करिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार यहाँ पे आ रहा है ना, हजार यहाँ पे आ रहा है, तो अब आपको ये पूरा 1000 पे लेना है, ठीक है। 9,532 यहाँ पर जो भी हमारे सन्निकट मान चलेंगे 1000 पे चलेंगे, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ऐसे इनके मल्टीपल बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए 9000 है, फिर इसके बाद आएगा 10,000, ठीक है ना, क्या आएगा 10,000। अब देखिए 9,000 10,000 इसके बीच में 532 से 500 से ऊपर है ना, तो इधर चला जाएगा, यानी 10,000 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा ना, याद ऐसे समझो ना, यहाँ पर सब जीरो जीरो है। मान लो 40,000 है, 10,000 इधर, यानी 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में मान लो अगर ये पूछ लिया होता 100वां मान, हजारवां ना पूछ के 100वां पूछता, क्या पूछता, 100वां, तो 100वां में आपको लेना पड़ता ना, तो 532 लेते, 532 यानी 49,532, इकाई दहाई सैकड़ा ये, तो यहाँ पर 532 है, सॉरी 532 है। तो फिर यहाँ पे आपका आंसर हो जाता 49,000। अब 532 यानी 500 के 500 600 ऐसे चलेगा ना, इसमें 100 100 के मल्टीपल पे,
100, 200, 300, 500, तो ये फिर 500 हो जाता, फिर इसका आंसर ये वाला हो जाता। अगर यहाँ पर 100वां सन्निकट पूछता तो 49,500 होगा, अगर 1000वां पूछा है ना तो फिर 50,000 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर पूछा गया है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए, क्या होगा। गुणज वाला दिया गया है, मल्टीपल का है, सिंपल है, कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लिए। यहां पर सबसे छोटा गुणज देखो 777 लिखा हुआ, योग दिया गया है, 7 के 3 लगातार गुणज होंगे ना तो 7 त्रिका 21। आपको क्या करना है, 777 में 7 के 3 लगातार गुणज कौन होंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी लगातार 3 गुणजों का योग पूछा है ना। 7 के 3 लगातार गुणजों का योग इतना है, ठीक है। तो अब सबसे छोटा पूछेगा ना तो 7 त्रिका 3 गुणज है ना, 7 त्रिका 21, इसमें से आपको क्या करना है 21 को घटा देना है। 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 756 आएगा। फिर 3 गुणज है तो 3 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। 3 से भाग कर देंगे 252, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7 के 3 लगातार गुणजों का योग पूछा गया है, तो 7 त्रिका 21 घटा दीजिएगा, फिर 3 से भाग कर दीजिएगा। जितने गुणज कहेगा, मान लो 5 कह देता तो 7 पन्ना 35 घटाते, फिर 5 से भाग कर देते। बस ये आपको करना है, आंसर आपका निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो ये गुणज क्या होगा। देखो इसको भी आप उसी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। पहले वाले प्रश्न में सबसे छोटा गुणज पूछा था, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो गुणज क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको लगाना होगा इसे। देखिए ये गुणज पूछा गया कौन कौन से होंगे, तो हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन करवाया था 3 की 3 क्रमागत गुणज है ना। तो देखिए क्रमागत संख्याएं अब कौन कौन सी होती हैं। क्रमागत संख्याएं होती हैं x, x+1 और x+2, ये हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं। लेकिन 3 का गुणज कह दिया है तो इसमें 3 से गुणा भी कर दोगे, इसमें सब में क्या कर दोगे 3 से गुणा कर दोगे। बस आपको ये समझना है, 3 की 3 क्रमागत गुणज कहेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पहले तो क्रमागत संख्या को पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्या होती कौन कौन सी है, x, x+1, x+2। फिर 3 का बोलेगा 3 से गुणा कर देंगे, 4 के कहेगा 4 से गुणा कर देंगे, और इन्हीं का योगफल ही तो क्वेश्चन में दिया है 99 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x आएगा और यहाँ पर हमारा आएगा 3x प्लस का 3, और यहाँ पर हमारा आएगा 3x प्लस 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 घटा देंगे और यहाँ पे हमारा आएगा 9x बराबर 9 घटाएंगे 90 आएगा, यानी x बराबर 10 आ गया। आपने x बराबर 10 निकाल लिया ना, तो ये संख्या 10 त्रिका 30 और यहाँ पर 10 11 त्रिका 33, यानी 30 33 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो कि 7 के गुणज हैं निम्न है। अब देखिए 84 अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 भी 84 काट लेगा, 2 भी काट लेगा, है ना। इस तरीके से 4 भी काट लेगा तो लेकिन हमें 6 भी काट लेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता करना। हमें पूछा गया है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो कि 7 के मल्टीपल हो, 7 के गुणज हो। तो हमें 7 7 से हमें पता करना है कि 7 के मल्टीपल ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 84 को काट सकते हैं। आप कहेंगे 7 84 काट लेगा, 7 दूनी 14 भी काट लेगा, 7 त्रिका 21 भी काट लेगा, 7 चौको 28 भी काट लेगा, ठीक है ना। 28 के बाद 35 तो नहीं काट पाएगा, 7 छंग 42 भी काट लेगा, अब 42 के बाद 84 84 भी काट लेगा। बस इतना आपने कर लिया, जैसे प्रश्न में बोलेगा ना वैसे ही करिएगा, गलत नहीं होगा। गुणनखंडों का योग जो कि 7 के गुणज है, यानी 7 के मल्टीपल पे होने चाहिए, हमें वो नंबर लेना है। अब 35 मत लीजिए क्योंकि इसको काटना भी चाहिए ना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जितने भी इसके फैक्टर होंगे इस संख्या को काटना भी चाहिए। अब इतने ही हमारे पास पॉसिबल है, सबको जोड़ लेंगे आंसर आपका आएगा। जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 196, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 की पावर 50 को 14 से अगर भाग दिया जाता है शेषफल क्या होगा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम के इस टाइप के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर, और यहाँ पर जब भी इस टाइप का सवाल हो 13 की पावर कितना है 50 और हमें 14 से भाग करना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जिसे इसको पावर को थोड़ा भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इसको देखो। अगर हम 14 का भाग 13 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 14 का भाग ऐसे देंगे ना 13 में,
तो 14 एकम 14 और माइनस का 1 इसका शेषफल आ गया, ठीक है ना। तो -1 आया, इसकी पावर 50 है, यानी -1 की पावर अगर 50 रहेगा और -1 की पावर सम रहता है तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 1 होगा, ठीक है ना। तो 14 का भाग 13 में देंगे, शेषफल -1 आएगा। अगर आप 14 का भाग इससे कम में पढ़ते, मान लो आपने पढ़ा होगा, इसके पहले पढ़ाया भी जाता है कि 14 का भाग 13 में जाएंगे तो कहेंगे भाग जाएगा ही नहीं, तो बोल देते यही संख्या इसकी शेषफल हो जाती है। लेकिन अगर इससे क्रॉस, इससे एक अंक आगे बढ़ गए तो फिर शेषफल हमेशा माइनस में आता है, ये भी आपको याद रखना है। और माइनस का शेषफल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है रिमाइंडर थ्योरम में, इसका हमने कॉन्सेप्ट एक वीडियो बताया है, उसमें आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी टाइप का ये भी सवाल है। 29 की पावर 75 को अगर 28 से भाग करना है, 28 29, देखो यहाँ पर 29 की पावर कितना है 75 है, और 28 से हमें भाग करना है। 28 का भाग 29 में देंगे, इसका तो भाग एक ही बार जाएगा, सीधी सी बात है। 29 से 28 से कम 28 होगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 की पावर 75, यानी रिमाइंडर इसका 1 आएगा, ठीक है। अगर इसी प्रश्न में अगर ऐसे कर दिया होता, 28 की पावर मान लो 75 लिख दिया होता और कहता 29 से भाग दो, याद रखिएगा, अगर ये कर दिया होता तो फिर 29 का भाग 28 में देते तो फिर कहते रिमाइंडर इसका शेषफल कितना आएगा। 29 तो बड़ा हो गया, संख्या से छोटा है संख्या, ये संख्या जिससे भाग कर रहे हैं बड़ा है, तब शेषफल -1 आता। अब -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो शेषफल हमेशा -1 ही आएगा। अब -1 फिर आंसर तो दिया नहीं था, तो फिर क्या करते 28 में से घटाते, तो फिर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता 28, ठीक है ना। अगर ये संख्या 28 ऊपर कर दिया होता 29, तब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता 28 होता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये प्रश्न जो है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 4 की पावर 96 को अगर 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। जब भी दोस्तों याद रखिएगा 4 की पावर कितनी भी लिखी हो, ठीक है ना, 1 लिखी हो, 4 की पावर 2 लिखी हो, 4 की पावर 3 लिखी हो, और हमेशा जब भी 6 से भाग देंगे 4 की पावर कितनी भी बड़ी हो, उस केस में रिमाइंडर हमेशा 4 होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए पूछा गया है 2 की पावर 10 -1 निम्न में से किससे विभाज्य होगा। हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, a की पावर अगर m है और यहाँ पर b की पावर अगर m है, ठीक है ना, और m अगर हमारा सम संख्या है, m कैसा है सम संख्या है, तो इसके दो फैक्टर पॉसिबल होते हैं, एक तो a + b होगा, एक तो a - b होगा, ठीक है ना। पावर सम है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर 10 -1 की पावर 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये दोनों जगह पावर हमारी सेम हो गई हैं, इसका फैक्टर 2 - 1 भी होगा और 2 + 1 भी होगा, तो दिए गए ऑप्शन से मैच कराएंगे तो प्लस वाला लिख रहा है, 2 + 1 यानी 3 नंबर इसको सही कर देंगे। डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पूछा गया 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। सबसे पहले 42 को आपको फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर, इस तरीके से 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे और फिर 7 से काटेंगे। ये हमारा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। जब भी अभाज्य गुणनखंड कहेगा इन्हीं की पावर को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, एक एक जोड़ेंगे 3 बार 3 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ अभाज्य न लिख के केवल गुणनखंड पूछ लेता, मान लो ये न लिखा होता, केवल गुणनखंडों की संख्या पूछता, तो फिर इनकी पावर में एक एक बढ़ाया जाता है, आपने ये पढ़ा होगा। फिर इसकी पावर में क्या होता 2 होता, एक इस एक में से एक और जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, फिर इसमें एक जोड़ते 2 हो जाएगा, फिर इसमें फिर इसका आंसर 8 होता। यानी 42 के गुणनखंड पूछा जाता तो 8 होगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो इसकी पावर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 210 के हम फैक्टर करेंगे, 210 के, ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, तेजी से कर सकते हैं। यहाँ 5 और यहाँ 7, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर कितना है 2 × 3 और 5 × 7, इतना कर लेंगे। अब इसके देखिए गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है, तो इसका रूल होता है कि जैसे 2 यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 2 की पावर 0
यहाँ पर पावर मान लो सबकी एक ही एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 स्टार्ट करेंगे, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे, मैक्सिमम पावर इसकी कहाँ तक है, 1 तक है, बस ये कंप्लीट हो गया। फिर इंटू लगाएंगे, ऐसे 3 को लिखेंगे, 3 की 0 और प्लस 3 की पावर 1, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पावर 2 होता ना तो फिर 3 की पावर 2 भी आगे हमें लिखना पड़ता, ठीक है ना। ये रूल होता है गुणनखंडों का योग निकालने का। यहाँ पे 5 की पावर 1, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 0 और प्लस 7 की पावर 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 0 यानी किसी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। 2 और 1 यहाँ पर 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 और 1 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5 और 1 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 7 और 1 8 होगा। बात समझ में आ गई। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 त्रिका 12, 12 छंग 72, 72 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 56 1 57 हो जाएगा ना, हासिल भी जुड़ेगा। 576 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सवाल है गुणनखंड का, यहाँ पर 96 का पूछा गया है, इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। देखो करके हम आपको दिखा भी देते हैं। 96 के गुणनखंड करेंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 छक्का 12, 2 तिरका 6 3, ये हमारा आएगा। गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, 2 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर 1 है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे अभी बताया था, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक चलेंगे, ठीक है ना। 5 तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इंटू लिखा है ना ये 3, तो इसका आएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आएगा ना, 32, इसका 32 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको करेंगे 8, इस ठीक है ना, 8 है, और इसका आएगा 4, ठीक है, और इसका आएगा 2 और 1 3, सबको जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23 होता है, 3 1 4, 4 और 2, 4 और 2 कितना होता है 63, इसका 63 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा 4, 63 गुड़े गुड़े 4 कर देंगे, 4 3 का 12, 4 छंग 24 1 25 यानी 252, 252 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 96 गुणनखंड पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 252 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए दोस्तों, जैसा भी सेशन लगाओ कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।